हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी कैस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन हो जाए। और इस क्रम में हम लोगों ने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में 3 पार्ट कर लिए हैं। जिन लोगों को पता हो, उन लोगों को, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं इस चैनल को, उन लोगों को इस बारे में तो पता ही होगा कि मैं शुरुआत में क्या कराता हूँ। हेलो नुपुर, आ जाओ। ठीक है, शुरुआत में मैं मॉडल टेस्ट कराता हूँ, फिर इसके बाद मैं पीवाईक्यूज पे आ जाता हूँ। सो केमिकल काइनेटिक्स के हमने 3 पार्ट तो कर लिए थे, है ना, लास्ट क्लास तक। सो आज मैं पीवाईक्यूज वाला पोर्शन कराऊंगा। ठीक है, तो आज का अभी वाला जो लेक्चर है हमारा, ये है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पीवाईक्यू पार्ट 1। ठीक है, तो जितने लोग हैं भाई, सब लोग आ जाओ, है ना। मैं बहुत अच्छे से ये डिस्कस करूंगा। और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, सो अब तक अगर देखा जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कर चुके हैं। और अब तो इतना तुम लोग को लग ही गया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा होगा, चाहे जो भी मॉक टेस्ट कर रहे होगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया एक बार देख लो खुद से भी। ठीक है, तो और ऑर्गेनिक मैंने स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट कर दिया। कैन यू टेक क्लास ऑन लेक एथर्ड प्रिंसिपल? ये लेक एथर्ड प्रिंसिपल कौन सा है बेटा? ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है वो। ठीक है, ली चैटलियर, स्पेलिंग आपने गलत लिखी है। उस पर मैंने लिया हुआ है यार, केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने कराया हुआ है। ठीक है स्वाति? ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं IIT JEE और नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को लेकर सीरियस हैं, प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस मिलेंगी, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी। और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होता रहता है वहाँ, टेस्ट और क्विजेस होते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने पानी में है, कितना तुम्हारा प्रिपरेशन सही हुआ है नहीं हुआ है। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो यू कैन गो फॉर द डाउनलोडेड वीडियोस। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स। और इसके साथ ही साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपका जो एजुकेटर है, आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। डायरेक्टली कनेक्ट होके जो भी आपका डाउट है आप रियल टाइम में पूछ के उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जो भी ऑफलाइन में हुआ करता था आज से 2 साल 3 साल पहले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, है ना, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही मिल जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आप घर के कंफर्ट के साथ साथ कोचिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारी फीस आपको बहुत कम है, देख सकते हैं आप, 2 साल की फीस और 1 साल की फीस, इतनी आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो फीस है, ये फीस अगर आप मेरा कोड SHUBH यूज़ करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स ऑन अनअकैडमी, यू कैन यूज़ दिस कोड। सर कल मॉर्निंग में स्पेशल क्लास होगी ना? हाँ हाँ नुपुर, कल होगी, कल होगी। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाया था। SHUBH कोड यूज़ करके आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 10% डिस्काउंट के बाद भी जो अमाउंट है उसको आप EMIs में भी पे कर सकते हैं। सो गो फॉर एटलीस्ट 2 ईयरली प्लान। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतना बताना था। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। वहाँ पर एकदम अलग प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब और स्पेशल क्लास से बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। वहाँ जितने बच्चे होते हैं सीरियस बच्चे होते हैं, सो पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ओके, सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीट 2019 से शुरू करेंगे। शायद 2008 तक के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं मैंने, 2008 या 7 तक के क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, then the time required for the completion of 99% of the reaction। ठीक है, रेट कांस्टेंट कह रहा है k है। ठीक है, k इज द रेट कांस्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे फॉलो होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम किस रिएक्शन से लिखते हैं? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t
लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए लिखते हैं, जहां पर ए नॉट इनिशियल अमाउंट होता है और ए रिमेनिंग अमाउंट होता है। तो अब के दे रखा है, ठीक है, टाइम के बारे में पूछ रहा है, टाइम क्या होगा के टर्म्स में, ऑप्शंस आपको दिए रखे हैं। कह रहा है 99% कंप्लीशन हो गया, 99% कंप्लीशन। 99% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, रिमेनिंग कितना होगा, 1% होगा ना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1%, मतलब ए विल बी 1%, 1% का मतलब ए नॉट बाई 100 होगा, ए नॉट बाई 100 होगा, ठीक है। तो आपको ए नॉट इनिशियल अमाउंट पता चल गया है, ए नॉट, यहाँ ए नॉट ही ले लेते हैं, ए क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 100 हो जाएगा, बिकॉज 1% ऑफ ए नॉट विल बी 1/100। तो इन वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में लिख दूं 99% कंप्लीशन पे क्या आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए का मतलब क्या हुआ, ए नॉट बाई 100, ओके। और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 100 का मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के। वाई, बिकॉज लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.606 डिवाइडेड बाई के, दिस विल बी द आंसर। t इज इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई के, यानी कि अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सैंपल में भी कराया था, और मैंने वो सैंपल वाला क्वेश्चन 3 साल 4 साल पहले अपनी क्लासेस में भी कराया था। तो आप देखिए डायरेक्टली वही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज। ये जो सीरीज मैं करा रहा हूं, इसको ध्यान से अगर कोई देखेगा तो आप देख लीजिएगा, नीट का आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन, द सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज। सो अब ये नीट 2019 है बेटा, और मैंने पहले भी बोला है कि ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमको कोई रिएक्शन N2+3H2 दी हुई है और इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2NH3 बना हुआ है, तो हम रेट एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, व्हाट विल बी द रेट एक्सप्रेशन, सबको पता होना चाहिए। रेट एक्सप्रेशन पे मैंने सवाल, पहला जो सीरीज मैंने कराया, पहला काइनेटिक्स का कराया, उसमें मैंने यही कराया ही था। बहुत लोग बोर होके भाग भी गए थे कि क्या करवा रहे हैं। अरे भाई मैं यहाँ पर अपना ज्ञान दिखाने नहीं आया हूँ तुम्हें, यहाँ पर मैं केवल वो कराने आया हूँ जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सीरियसली देख लोगे फायदा होगा, नहीं देखोगे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है इसका, -dN2 का कंसेंट्रेशन बाई dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 का कंसेंट्रेशन बाई dt और विल बी इक्वल टू +1/2 डी अमोनिया का कंसेंट्रेशन बाई dt। ये चीजें हम लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। सो यहां पर हमको कौन सा करेक्ट दिख रहा है, कौन सा करेक्ट दिख रहा है, क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ। -1/3, यहां पर अगर माइनस की जगह प्लस लगा होता सही होता, क्योंकि अमोनिया क्या होता फॉर्म हो रहा है तो प्लस होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। dN2/H3 इज इक्वल टू 2 तो नहीं होता ना यार, डिवाइड करते हैं, -dN2/dt इज इक्वल टू +1/2, बिल्कुल सही। हमारा ये वाला सेट देख सकते हो, ये और ये बराबर है ना, तो यही चीज डी ऑप्शन में दी हुई है। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग, जितने लोग हैं एटलीस्ट देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है ना, तो यस और नो लिख के भेज दो भाई, है ना। करा a first order reaction has a rate constant of 2.303 into 10 to the power -3 सेकेंड। रेट कांस्टेंट यानी कि k दे रखा है कितना, 2.303 into 10 to the power -3 पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है, दिया भी हुआ है, और नहीं तो आप इसकी यूनिट से क्या कर सकते थे, बता सकते थे कि दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कह रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम विल बी। सो भाई 40 ग्राम, ए नॉट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दे रखा है, और रिड्यूस्ड कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। तो कह रहा है कि कितना होगा टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। तो t विल बी इक्वल टू क्या चीज, t विल बी इक्वल टू 2.303, k का वैल्यू कितना दे रखा है, रख दो 2.303 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा।
log ऑफ 40/10, तो यानी कि log 4 आ जाएगा। log 4 का मतलब क्या हो गया, 2.30 से 2.303 कट गया, सो ये हो गया 10⁻³ इंटू log 2 स्क्वायर हो जाएगा। log 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है, दिया भी हुआ है 0.301, है ना। सो ये आ जाएगा 301 इंटू 2, यानी कि 602 सेकेंड्स। 602 सेकेंड्स विल बी द आंसर। 602 कहां है ऑप्शन में, डी ऑप्शन है, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, सबको समझ आया, यस और नो लिख दो भाई, यस और नो जल्दी से लिख दो, है ना। जो लोग भी हो यस और नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, नहीं तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है कि भैया सामने वाले को समझ आया कि नहीं। आज सारे डी ऑप्शन ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें भाई, नीट वालों ने वही डी ऑप्शन सेट कर रखा है, मैं क्या करूं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू 0 एंड द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज इतना, द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी। तो भैया अरहेनियस इक्वेशन सबको पता है, अरहेनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, K इज इक्वल टू AE⁻ -EA अपॉन RT, है ना, EA अपॉन RT होता है। तो अगर हम EA बराबर 0 कर दें, अगर EA बराबर 0 कर दें जो कि गिवन है, अगर EA 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू A, और A वैल्यू बदलती ही नहीं है, ठीक है। सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, सो जो K1 होगा और K2 होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो KT1 है वो अगर A1 है तो KT2 क्या हो जाएगा, K2T भी A1 ही होगा ना। तो यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है तो टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है, अल्टीमेटली जो पहले था वही हो जाएगा। अब की बार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब की बार बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा, समझ आया ना, क्योंकि अगर मैं यहां T1 लिख देता हूं तो दूसरा एक्सप्रेशन K डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE⁻ -EA/RT2, तो ये भी तो K डैश इज इक्वल टू भी तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म यहां भी 1 हो जाएगा, क्योंकि EA क्या है, 0 है। सो जब EA 0 होता है तो चाहे टेम्परेचर आप 0 रखिए, चाहे आप 10,000 रख दीजिए, K वैल्यू क्या रहेगी, बदलेगी ही नहीं, जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। ओके, सो इस हिसाब से यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस और नो, चलिए देखिए, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने सैंपल पेपर्स में काफी बात की थी। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरोथ ऑर्डर अवनीत बेटा PDF हर एक चीज का मैं टेलीग्राम लिंक पे अपने डाल देता हूं, ठीक है। तो अवनीत आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उससे ले लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल इस नाम से, केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव, ठीक है, केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव करके डालिएगा, ठीक है, मेरी फोटो बनी हुई आ जाएगी। आप वहां से या तो ले सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर है 7042832353, आप इस पे टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैं ऐड कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है। PDF मैं सारे उस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, एक भी चीज छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर के लिए अगर देखा जाए तो जीरोथ ऑर्डर के लिए T12 का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, A0/2K होता है। तो K तो नहीं बदलेगा, A0 इनिशियल कंसेंट्रेशन है, सो इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज डबल, T12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो आप अगर उसको डबल करोगे तो T12 भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इट मींस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। बढ़ता हूं आगे में। अब ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड इन दिस हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये क्या कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज गिवन एज, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो ओवरऑल ऑर्डर आप तभी बता सकते हैं जब आपका रेट एक्सप्रेशन इन दोनों के टर्म्स में आया हो, ठीक है। तो
एक चीज सबको पता होगी कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टी स्टेप रिएक्शंस। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और मल्टी स्टेप रिएक्शंस, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? दिस स्लो स्टेप विल बी द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो वाला, तो इसी की जो रेट होगी, इसी की जो रेट होगी उसको हम क्या कर देंगे? रेट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं के कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाई टू, इक्वेशन नंबर 1। बट यहां से आप रेट बता सकते हैं, रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं, रेट का ऑर्डर यहां से मत कभी डिफाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x है जो कि हमारे नॉर्मल रिएक्टेंट में x नहीं है। सो हमको x को x2 और y2 के टर्म में लाना होगा। सो फ्रॉम हियर यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो। यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कैपिटल K विल बी इक्वल टू, ये 2x है, x to the power 2 डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ x2। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू x2, यानी कि x विल बी इक्वल टू क्या? कैपिटल K इंटू x2 होल टू द पावर हाफ। नाउ पुट दिस वैल्यू, क्योंकि आपका रेट लॉ जब आपके नॉन रिएक्टेंट के टर्म्स में होगा तभी आप ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? के कैपिटल के पावर हाफ, x2 पावर हाफ और y2 हो जाएगा। नाउ यहां से क्या समझ आया कि ऑर्डर क्या हो रहा है? ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर विल बी 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5। सो ध्यान रखना होता है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कैसे बताना है? पता चल गया ना कि आपको आरडीएस स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे, है ना, रेट लॉ लिख देना है। लेकिन ऑर्डर कब बतानी है? जब रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स या जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमारे ओरिजिनल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कोई भी इंटरमीडिएट अगर वहां पर है तो आप कुछ भी करके इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को ओरिजिनल की कंसंट्रेशन के टर्म में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप ओवरऑल ऑर्डर नहीं लिख सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करता हूं ये सबको समझ आया गया होगा। अभी तक आप देखिए हमने 2019 से लेकर 2017 तक का ट्रेंड देख लिया। बहुत ही बेसिक पूछता है नीट में, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, नीट का एक सवाल केमिस्ट्री का नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। चलो आगे। A first order reaction has a specific reaction rate. स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻² पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर है ही तो जानते हो। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब होता है कि जब आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 मोलर हो, उस टाइम पे जो रेट होती है उसी को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। और इतना तुमको भी पता है कि जब वो कंसंट्रेशन 1 होगी तो रेट किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो आपको इनडायरेक्टली रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपको ए नॉट दे दिया है 20 ग्राम और ए दे दिया है कितना? 5 ग्राम। तो यार ए नॉट बाई ए यहीं से निकाल लेते हैं ना, कितना आ जाएगा? 20/5 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। सो लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए कितना हो जाएगा? log 4। log 4 का मतलब हो गया 2 log 2। ये चीज हमको आ गई। तो t इज इक्वल टू क्या? 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, और हमने सारी वैल्यू निकाल के रखी हुई है। 2.303 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻² इंटू 2 log 2 आ जाएगा। और ये आएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 0.3010, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करके जरा देख लीजिए कितना आता है। कैलकुलेट करके जरा मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। ये आ रहा है
इट इज 138.6 सेकेंड्स। ठीक है, सो देखो ये कुछ मैं अलग से बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है, अभी आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने अभी बात की और आपने भी देखा, अभी 2019 या 2018 का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही था, बस न्यूमेरिकल चेंज हुआ था, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई थी। ठीक है, वो शायद मुझे आंसर भी अभी याद आ रहा है, 602 था शायद, 602 सेकेंड्स था। ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, यही कहीं अभी हमने किया था, ये वाला से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो बी स्टिक टू कंसेप्ट ना, कोई कभी गड़बड़ी होगी ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर is a first order reaction. It is because the rate is proportional to the surface coverage, rate is inversely proportional to the surface coverage, rate is independence of the surface coverage, rate of decomposition is very slow. जरा जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना, मैं चाहता हूं इसका आंसर तुम लोग दो। जल्दी भाई, कोई तो आंसर दो यार। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट की प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है ना। सो यहां पर सरफेस कवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये होगा। ये बहुत ही मतलब हलवा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 सेकेंड्स एंड इतना एट 20 सेकेंड्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। ठीक है, तो टी टाइम के बाद इतना है, ठीक है, और इतने टाइम के बाद इतना हाफ लाइफ पूछा है, तो हमको यहाँ पर टारगेट करना है कि के कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 सेकेंड इनिशिएट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन यस। ठीक है, तो देखो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लाइक इस तरीके की दी हुई है ना, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर 2 डिफरेंट टाइम दिया हुआ हो। ठीक है, और इस तरीके की रिएक्शन का 2 डिफरेंट टाइम पे दिया हुआ हो, तो K इज इक्वल टू मालूम है क्या लिखा जाता है, K इज इक्वल टू आता है 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, लॉग ऑफ A1 बाई A2 ये लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स के फॉर्मूले से। समझ आया, ये आप देख लीजिएगा कि ये कैसे आया, ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि देखो दोनों टाइम पे कंसंट्रेशन तो नहीं बदली होगी ना, ये तो नहीं बदला होगा ना, क्योंकि देखो के तो सेम रहा होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई T1 लॉग ऑफ A0 बाई A1 लिखे होगे, और उसी तरीके से K इज इक्वल टू क्या लिखे होगे, 2.303 डिवाइडेड बाई T2 लॉग ऑफ A0 बाई A2 लिखे होगे ना। तो जब तुम क्या करोगे, जब तुम ये A0 को बराबर करोगे ना, लॉग A0 बराबर करके लाओगे, तो रीअरेंज करने पर ये फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले को मैंने यहां डायरेक्टली लिख दिया है, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए अपना। कैसे करोगे समझ आ गया ना, यहां से A0 का एक्सप्रेशन लेना और यहां से A0 का एक्सप्रेशन लेना, दोनों को बराबर कर देना, ये चीज आ जाएगी रीअरेंज करने पे, इतनी मैथमेटिक्स आती होगी। तो 2.303 डिवाइडेड बाई T2 कितना है यार, T2 10 सेकेंड 20 सेकेंड है, और T1 कितना है 10 सेकेंड है। लॉग ऑफ A1 कितना है, A1 कितना है, A1 0.043 है, 04 है, और A2 कितना है 0.03 है। सॉल्व करने पे सारी चीजें तो लगभग लगभग आ ही जा रही हैं। अपना ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग ऑफ 4/3। अब लॉग ऑफ 4/3 का मतलब हुआ 2 log 2 माइनस log 3, तो ये आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 log 2 का मतलब हो गया 0.6, और माइनस log 3 का मतलब हो गया कितना, log 3 का मतलब हो गया log
3 का मतलब हो गया 0.48, ये होगा। ठीक है, तो k यहां से निकल जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग का k निकल जाएगा। अब t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ k हियर, है ना, k की वैल्यू को आप यहां पुट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.6932 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.12 इंटू 10। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, log 2 ठीक है, तो 0.3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 24.14 सेकेंड। ठीक है, 24.14 सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये कैसे हुआ, ये सबको समझ आया। देखो इसमें मैंने क्या किया है कि अगर आपकी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें और दो डिफरेंट टाइम पे आपको कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आता कैसे है, यहां से आता है, मैंने बता दिया। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सबसे पहले के निकाला और पूछा क्या है, हाफ लाइफ पूछा हुआ है। तो के अगर आपको पता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप उसका टी हाफ बता सकते हो ना, 0.6932 बाई के करके हो जाता है। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया, सो इट वाज कमिंग 24.14 सेकेंड्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो भाई कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या तो रिएक्शन की रेट को घटाता है। क्या करके, ये जो पीक होती है इसको चेंज करके। अगर रिएक्शन की रेट बढ़नी होती है तो ये पीक को घटा देता है, रिएक्शन की रेट अगर बढ़ानी होती है तो ये पीक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। घटानी होती है, रेट घटानी होती है तो पीक बढ़ा देता है, रेट बढ़ानी होती है तो पीक घटा देता है। मतलब इट इज चेंजिंग व्हाट, इट इज चेंजिंग दिस वैल्यू, इट इज चेंजिंग दिस वैल्यू। और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट कुछ और नहीं, इंथैल्पी, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये चीज तो उतनी है, तो इंथैल्पी तो ये डिफरेंस होता है, तो इंथैल्पी नहीं बदलता है, इंट्रोपी नहीं बदलता है, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलता है, वो बदलता है तो किसको बदलता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये चीज एकदम एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि केवल और केवल कैटलिस्ट के हाथ में कोई चीज होती है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और कुछ नहीं होता है। वो इवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक को नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा, कंसंट्रेशन वही रहेगी, बस खाली एक्टिवेशन एनर्जी बदलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B is 0 पॉइंट इतना, ठीक है, मोल पर लीटर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is 5 मोलर, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट इज। सो भाई रिएक्शन लिखी हुई है A से B, ठीक है, A to B लिखी हुई है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, रेट कांस्टेंट दे रखा है, K कितना दे रखा है, K दे रखा है तुम्हारा 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत याद हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, ये यूनिट क्या होता है। अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं तो ये क्या होगा, ये यूनिट किस चीज को बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है कि द रिएक्शन फॉलोज, सर एक बार पिछले क्वेश्चन में कौन सा बेटा, द रिएक्शन फॉलोज जीरोथ ऑर्डर, ये जीरोथ ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो यार जीरोथ ऑर्डर अगर फॉलो कर रहा है, जीरोथ ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है, 20 मिनट्स बाद आप ये निकाल लो, क्योंकि ये देखो ए नॉट है तो ये जीरो रहा होगा, अगर ये ए नॉट माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, सो द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर। ठीक है, इनिशियली ये दे रखा है 5 मोलर, ये 5 दे रखा है ना, 5 दे रखा है। तो यार 20 मिनट्स बाद क्या सीन होगा, 20 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स का मतलब टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स, 20 मिनट्स का मतलब हो गया आपका 20 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी कि 1200 सेकेंड दे रखा है। और जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, है ना। तो ए नॉट दे रखा है 5 माइनस ए कर दो, है ना, 5 मोलर,
और k की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 1200 है ना। सो a विल बी इक्वल टू 5 माइनस यार 1200 हो गया तो ये 1.2 हो जाएगा। 1.2 इंटू 0.6 कितना आएगा 1.2 इंटू 0.6 72 0.72 ठीक है 0.72 आएगा ठीक है 0.72 आएगा। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 0.72 तो ये x कितना होगा 0.72 होगा। तो इतने टाइम के बाद b की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.72 मोलर है। सो अपना c ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कैसे करेक्ट होगा समझ आ गया होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन ठीक है सेम क्वेश्चन है 0.72 आंसर होगा ठीक है। 2 बार पता नहीं कैसे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी किससे मतलब निकाल सकते हैं ठीक है। सो आओ देखते हैं जरा। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है अरहेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू इसका मतलब होता है AE⁻−EA/RT। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी किसके स्लोप के फॉर्म में आएगा तो दोनों तरफ का जरा ln ले लो। ln k इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT होता है। EA/RT होता है ना। तो जब हम इसको कंपेयर करें तो ये क्या आ रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ अगर हम प्लॉट करें 1/t और ln k के बीच में ln k वर्सेस 1/t का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इट इज कमिंग व्हाट नेगेटिव स्लोप एंड दिस नेगेटिव स्लोप कितना है -EA/R है। दिस इज स्लोप है ना। और ये इंटरसेप्ट कितना है दिस इंटरसेप्ट इज ln A। ये इंटरसेप्ट ln A है। तो यानी कि अगर हमको इसका स्लोप पता हो तो हम r की वैल्यू स्लोप इंटू r करके निकाल सकते हैं ना। ये तो क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा ln k और 1/t के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो उसके स्लोप से हम EA बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ln k वर्सेस t मत कर देना वो ग्राफ ऐसा आएगा ठीक है कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काइंड ऑफ आएगा। तो प्लीज ठीक है ln A इंटरसेप्ट होगा बिल्कुल। सो यहां पर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पढ़िए जरा इसको। when initial concentration of a reactant is doubled in a reaction its half life period is not affected the order of the reaction is। तो मैंने आप लोग को बताया था कि in general t half of any reaction is proportional to A⁻⁴ ठीक है। so from here t half is proportional to A⁻⁴ so 1 - n बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो n क्या आ गया 1 आ गया। और वैसे जिसको याद रहा हो कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट ये होता है हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप कमरा भर के ले लीजिए रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर वाला उसको आधा होने में जितना टाइम लगेगा उतना ये चुटकी भर के लेंगे इसको भी आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन कि ऐसी कोई भी रिएक्शन अगर वो है सो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है a reaction having equal energies of activation for forward and backward reaction has। so भैया ये देखिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर है तो ऐसा कुछ होगा है ना। ऐसा कुछ होगा तो आपका जो रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी है इन दिस केस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बराबर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और डेल्टा एच क्या होता है
इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा एच विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली कितना, जीरो आएगा। डेल्टा एच तो जीरो आएगा। और सारी चीजों को एक बार हम चेक कर लेते हैं। डेल्टा जी क्या जीरो होना चाहिए इस तरीके की रिएक्शन का, बताइए। डेल्टा जी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यही क्वेश्चन आया था पीछे क्लासेस में। कौन सा, ये वाला? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जीरो होता है। याद रखिएगा क्यों होता है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप होता है ना, उसी को हम कहते हैं। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर होगी, ये वाला केस बोल रहा है, तो यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ये डेल्टा एच विल बी जीरो, डेल्टा एच विल बी जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि what is the activation energy for a reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। सो T1 आपका दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 293 केल्विन। ठीक है, T2 आपका दे रखा है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब हुआ, 308 केल्विन। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। K1 अगर A है तो K2 दे रखा है 2A, डबल हो जाता है, यानी कि K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर सकते हैं। K1 इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा क्या, A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT1, और K2 बराबर क्या आएगा, K2 बराबर आएगा A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT2। तो दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, K2 बाई K1 इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज अगर आ गई तो दोनों साइड का आप ln ले लीजिए। ln K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, है ना, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ln2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, है ना, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यार, T1 T2। T1 माइनस T2 माइनस में आएगा तो ये प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा, तो ln2 विल बी EA, और T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा ना, इंटू 15 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी रखोगे, 8.314, है ना, इंटू 308 इंटू 293, है ना। ये सारी चीजों को सॉल्व करने पे आपका जो EA आता है, दिस EA कम्स अप्रोक्सीमेटली 34.7 किलो जूल पर मोल आता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल आता है। ये सब जो कर रहे हो अभी ये सब जूल में आएगा, तो 10 टू दी पावर मतलब 3 कॉमन ले लेना, मतलब बाहर निकाल लेना, तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। सो इसका आपका जो जवाब है वो कितना है, 34.7 किलो जूल है, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट कैसे करें। नूपुर प्रैक्टिस से, ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें बस, इसमें और चेक ही क्या कर रहा है आपका, कैलकुलेशन ही तो चेक कर रहा है ना। प्रैक्टिस किए रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई इतना खराब लेक्चर लग रहा है क्या, केवल 2 लोग देख रहे हैं आप, इतना भी खराब तो नहीं पढ़ा रहा यार मैं। चलो आगे देखते हैं। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। सो इफ फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज अगर ये हो रहा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट जितने टाइम्स बढ़ या घट जाती है वही उसका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ डबल हो जा रही है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2 है। कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी कितना दे रखा है, डेल्टा टी आपको दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन रेट विल बी, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, R2 बाई R1 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर डेल्टा टी बाई 10। ये मैंने बताया था बहुत बार आप लोगों को। ठीक है, तो R2 बाई R1 आपको बताना है कि कितने टाइम्स हो जा रहा है, R2 बाई R1 ही बताना है। X2 हो गया
90/10 कितना हो गया, 2 पावर 9। और 2 पावर 9 का मतलब कितना होता है, 2 पावर 9 का मतलब कितना होता है, 2 पावर 9 का मतलब हो गया यार 32, 32, 64, 128, 256, 512, 512। तो आपका ये हो गया 512 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, 512 टाइम्स। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कर्णव कुमार कलिता, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन आप सभी लोग अगर सबको इसका फायदा मिले तब तो कुछ मतलब बनता है, नहीं तो ऐसे क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इन वीडियोस को, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। और प्लीज़ जितने भी लोग हैं उनको आप ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर बोलिए। प्लस सब्सक्रिप्शन पे मैं जल्दी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, और आप यहाँ जितना देख रहे हैं उसका 10 टाइम्स बेटर होगा, ठीक है, 10 टाइम्स बेटर होंगी मेरी क्लासेस, क्योंकि मैं तब पढ़ा के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो बस क्वेश्चन कराने में टाइम जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ये कोड SHUBH मत भूलिए। और जो भी आप अगर अभी 11th 12th में हैं या आप ड्रॉपर बैच में हैं तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करके जाइए। और आपके आसपास जो भी बच्चे 11th 12th में हैं उन्हें भी इसके बारे में बताइए, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी, है ना। और साथ ही साथ मैं तब और भी अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो आई होप आप लोग इस बारे में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे। बस मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से बस इतनी सी हेल्प चाहिए थी। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इन अ रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड and rate increases by a factor 8 when the concentration of both the reactants A and B are doubled. रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। सो भाई रेट लॉ हम मान लेते हैं कि रेट लॉ ये होगा, रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर M B टू द पावर N। मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया भी है, ठीक है। केस 1 कह रहा है, रेट को R मान लेते हैं, R है रेट, ठीक है। कह रहा है कि रेट डबल हो जा रही है, मतलब दिस रेट इज 2R जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल B की कंसेंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, 2B पावर N कर दे रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2R इज इक्वल टू K A पावर M 2 पावर N B पावर N। तो ये बताइए K A पावर M B पावर N का मतलब क्या होता है, R होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 पावर N इज इक्वल टू 2, यानी कि N विल बी कमिंग 1, N 1 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया, मतलब 8R रेट हो गया अगर हमने A की कंसेंट्रेशन को भी डबल कर दिया। ये तो अब N की जगह 1 कर दोगे ना, तो ये 8R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K 2 पावर M A पावर M इंटू 2B, है ना। तो ये सारा कुछ क्या आया, 2M प्लस 1 बराबर 2 पावर 3 आ गया। तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो रेट लॉ क्या लिखा जा सकता है, रेट लॉ क्या लिखा जा सकता है, अब तो आपको सारे कोफिशिएंट्स का पता चल गया, कि A पावर 2 B पावर 1 हो जाएगा। सो A स्क्वायर B, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्या है नंदन सर, आपका वीडियो डाउनलोड के बाद 2x स्पीड में नहीं देख पाता, क्यों? मुझे नहीं पता यार नंदन, अब वो तो कुछ टेक्निकल इशू होगा। 2x स्पीड में देखना चाहिए, अगर डाउनलोडेड है तो वो तो दिख जाना चाहिए यार, ठीक है, दिख जाना चाहिए डाउनलोड है। या तो फिर तुम ऐसा करो, YouTube डाउनलोडर आता है, उस डाउनलोडर से डाउनलोड करके VLC में चला के डबल स्पीड से चलाओ, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो चल जाता है। अब नंदन स्पैम मत करो, ठीक है, बार बार एक ही चीजें ना डालो। समझ आ गया ना क्या करना है। अगर नहीं चल रहा है तो आप डाउनलोडेड नहीं दिखता है, अरे YouTube डाउनलोडर से डाउनलोड करके एक बार VLC में चला के देखो, ठीक है, मे बी उससे चल जाए। ओके चलिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये भाई शब्दों का बड़ा खेल होता है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर,
ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली कह रहा है, सही है एकदम। ऑर्डर इज नॉट इन स्टोइचियोमेट्री के बिल्कुल सही कह रहा है, वो कुछ अलग ही होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम पावर, ये भी सही है। जानते हो ऑर्डर ना, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, एनीथिंग, ठीक है। खाली और खाली आयोटा को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कह रहा है कि ये खाली होल नंबर होता है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलिए आगे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। अब बहुत लोगों को रटा भी होगा, मैं तो चलो यहां से बता दे रहा हूं। जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या लिखोगे, के ए पावर जीरो ना, ठीक है। सो यानी कि यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिट फॉर जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। रेट की यूनिट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। मोल पर लीटर पर टाइम यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होगी आपकी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर, अरे फर्स्ट ऑर्डर नहीं, जीरो ऑर्डर है ना, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या लिख रहा है भाई नंदन, आप एक ही चीज को बार बार मत लिखिए यार, है ना। क्या कह रहा है सर, आप हार मत मानना, ऐसे ही पढ़ाते रहना, चाहे 3 लोग दिखे 2 लोग, यू विल बी अ ग्रेट टीचर। अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। बार बार एक ही मैसेज एक बार लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू आपको अप्रिशिएशन के लिए, लेकिन एक ही चीज को आप बार बार मत लिखिए, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इतना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम इतना टू इतना इज, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ऑल द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सब क्या करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अगर ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं तो टाइम इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यार, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, करूंगा कि नहीं करूंगा। और के इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने कल बताया था 2.303 लॉग 2 बाई टी हाफ होता है ना, मैंने बताया था ना 0.6932 क्या होता है, 0.6932 इज नथिंग बट 2.303 लॉग 2, है ना। तो अब आपको ये दे रखा है, ए नॉट दे रखा है और ये ए भी दे रखा है, ए नॉट और ए दोनों दे रखा है, साथ ही साथ आपको ये टी हाफ दे रखा है। तो मेरा टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के बोले तो क्या 2.303 लॉग 2, है ना, डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना दे रखा है 138 लॉग ऑफ 1.28 डिवाइडेड बाई 0.04। सो ये आएगा तुम्हारा 2.303 से ये कट जाएगा दोनों, ये दोनों कट जाएगा तो ये आएगा 138 डिवाइडेड बाई लॉग 2, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ 32 आएगा, बिकॉज 128 डिवाइडेड बाई 4 इज नथिंग बट 32, है ना। और 32 को क्या लिख सकते हो तुम, 138 डिवाइडेड बाई लॉग 2, है ना, log 2 पावर 5। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, 138 इंटू 5 डिवाइडेड बाई log 2 इंटू log 2। तो 138 इंटू 5 कितना होगा, 138 इंटू 5 कितना होगा, 40 4 3 5 6 15 4 19 690 सेकेंड्स, ठीक है। 690 सेकेंड में ये सारा कुछ होगा जो भी पूछ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो नुपुर आप पूछ रहे थे ना
कि किस तरीके से इस तरीके के कैलकुलेशंस किए जाएं। सो स्मार्ट कैलकुलेटर बनिए, ठीक है। देखिए मैंने कुछ भी मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा फाइनल स्टेप में मैंने किया। नंदन ऑर्गेनिक चल रही है यार, ऑर्गेनिक मैं करा रहा हूँ। ऑर्गेनिक आप प्लस ये क्या बोलते हैं, स्पेशल पे करा रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। और ये यहाँ फिजिकल खत्म हो ही गई है, फिजिकल खत्म होने के बाद यहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूंगा, उधर मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करा ही दी है। तो विद इन 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने में पूरी केमिस्ट्री आपकी लगभग लगभग पूरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नुपुर समझ आ गया ना आपको कि कैसे कैलकुलेशंस में और हम इजी हो सकते हैं जस्ट बाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीजें, देखो कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, खटाक से कट गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन N2O5 से 2NO2 और हाफ O2 है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का मतलब हुआ कि ये बात कर रहा है माइनस डी N2O5 डिवाइडेड बाई dt दिया हुआ है कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3। कह रहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका मतलब हुआ कि प्लस DNO2 बाई dt, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का मतलब हुआ, O2 का मतलब हुआ प्लस DO2 बाई dt। ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई जो करते हो ना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, वो होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसका आप जो रेट एक्सप्रेशन लिखोगे क्या लिखोगे, माइनस DN2O5 divided by dt will be equal to plus 1/2 dNO2 by dt is equal to plus 2 dO2 by dt। तो यहां से आपको क्या अंदाजा लग रहा है, यहां से आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DNO2 by dt होगा वो ट्वाइस होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इसका। सो ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस, इसको अगर मैं x मान लेता हूं सो ये 2x होगा, और ये कितना होगा, ये x/2 होगा। सो यार 2x कितना आ जाएगा, 6.25 का मतलब क्या हुआ 12.5, 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 1.25 इंटू 10 टू पावर -2, यानी कि ये दो तो गलत हो गए, यहाँ NO2 का गलत दे रखा है, इन दोनों में सही है। अब ये जिसका सही दिया हो क्या बोलते हैं, O2 वाला। तो O2 वाला क्या होगा, x/2 होगा, बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.125 इंटू 10 टू पावर, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कैसे किया गया समझ आया ना, रेट एक्सप्रेशन से हमने रेट लॉ लिख लिया, पूरा रेट का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये दो अलग बातें होती हैं, दे मे और मे नॉट बी सेम, है ना। यू कैन सी हियर, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है तो दोनों बातें बराबर होती हैं, अगर नॉन 1 है, ठीक है, यूनिटी नहीं है, नॉन यूनिटी है, तो फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H। द मिनिमम वैल्यू ऑफ EA विल बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ EA विल बी। चलिए सर आज मोस्टली क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए, थैंक यू सर, आंसर करेक्ट आए। चलो आप पढ़ोगे भाई, आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सही होगा आपका, ठीक है। बशर्ते आप अपने साथ ईमानदार हो, आप झूठ बोल रहे हो वो अलग चीज है। अगर आप मेहनत किए हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 10 दिन के 15 दिन के अंदर रिजल्ट आने लगते हैं अगर आप सिंसियर हैं तो, ठीक है। सिंसियरली बस लेक्चर जितने देता हूं फॉलो करते जाइए, है ना, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा पूरा। और सारे यार ये PMT का PY यूज करा रहा हूं मैं, कुछ हवाबाजी वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपका जो प्रोडक्ट का एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट के एनर्जी से ज्यादा होता है, यानी कि जो एनर्जी प्रोफाइल आएगा, एनर्जी प्रोफाइल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये आएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये आएगा। और ये हो गया H ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया H ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो गैप है यही डेल्टा H होता है,
पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। तो अब बताओ यार क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी इज इतना ये इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच क्या हो जाएगा अगर इससे कंपेयर करने को कहा जाए तो? देखो यार, राज कहाँ थे भाई तुम आज? हाँ देखो, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ना। अब देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, जिसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता होगा वो कर ले जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा? ये बड़ा है ना यार डेल्टा एस से, यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, ये क्या दिख रहा है, एस से बड़ा दिख रहा है ना। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो भी हो दैट विल बी मोर देन डेल्टा एच। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। लेस देन डेल्टा एच कैसे हो जाएगा भाई? आप ये देखो ना, यहां पर क्या दिख रहा है, लेस देन डेल्टा एच नहीं होगा। नुपुर, राज, आप लोग देखो ना ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है कि डेल्टा एच बड़ा दिख रहा है? डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एचपी और एचआर के बीच का डिफरेंस ना, एचपी और एचआर के बीच का डिफरेंस ये है, ये हाइट इतनी दिख रही है, ये कितना दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना। समझ आई बात? सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सबको समझ आया? यस और नो लिख के भेज दो। समझ आ गया ना ये कैसे हुआ? गलती नहीं करनी है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी, ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडी, ठीक है, आपका ये सारी चीजें पाई गई हैं, तो कौन सा रेट एक्सप्रेशन सही होगा? बस ये देखो जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी का है ना, मसाला वही है, बस जो है पैकेट बदल गया है, ठीक है। तो रेट लॉ लिख लो ना यार, रेट लिख लो, रेट आर इज इक्वल टू के ए पावर एम बी पावर एन। हमको नहीं पता क्या होगा, देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब इसको क्या किया जा रहा है, इसको आर मान लेते हैं, तो ये कितना है, ये 12 आर है, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, ये हो गया 48 आर, ठीक है। और ये कितना है, ये है 4 आर। तो आपके सामने सारे डेटा अवेलेबल हैं, बात खत्म, ठीक है। देखो जब पहली कंडीशन अगर देखी जाए, तो जब कंसंट्रेशन 0.1 0.1 है तो आर था। जब हमने ए को ट्रिपल कर दिया, ए को ट्रिपल कर दिया, रेट कितनी हो जा रही है, 12 आर हो जा रही है। जब हमने ए को ट्रिपल कर दिया है और बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, सो यहां से आपको यह पता चलेगा कि 3 पावर m इंटू 2 पावर n, इसका मतलब 12 था, ठीक है। कितना था, 12 था। और फिर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, 48 आर हो गया। 48 आर कब हुआ, जब हमने इसको 3 टाइम्स ही किया, 3 टाइम्स ही किया, तो k 3 पावर m a पावर m और उसको 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 पावर n b पावर n। तो यहां से क्या आया, 3 पावर m 2 पावर 2n इज इक्वल टू 48। और थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, 4 आर हो गया है, क्या किए हम, केवल और केवल a को बढ़ाए हैं, b को सेम रखे हैं। सो a को खाली जब तुम बढ़ाओगे, a को खाली जब तुम बढ़ाओगे, कितने टाइम्स बढ़ाओ, 4 टाइम्स बढ़ाओ, 4 टाइम्स बढ़ाओ, तो यानी कि 4 पावर m a पावर m और b पावर n ही रखे हो। सो यहां से क्या आ गया, 4 पावर m इज इक्वल टू 4। सो यानी कि m इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। m इज इक्वल टू अगर 1 है तो 3 2 पावर n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 2 पावर n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका m का वैल्यू 1 आ गया और n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सो रेट लॉ क्या लिखा जा सकता है, रेट इज इक्वल टू k a पावर m बोले तो 1 और b पावर
n बोले तो 2, सो के ए बी स्क्वायर यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सबको समझ आ गया होगा कैसे? ठीक है, सबको समझ आ गया होगा कैसे हुआ ये? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन ये, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में फैक्चुअल डेटा किसको किसको पता नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। बताइए क्या आंसर होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इक्वेशन। ये रेट ये दिया हुआ है, कह रहा है रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, खाली और खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज से इस पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चेंज होगा, ये सही है। कंसंट्रेशन चेंज करोगे कुछ नहीं होगा, रेट घट बढ़ जाएगी, रेट कांस्टेंट वही रहेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होगा, तो ये सब गलत है, खाली और खाली आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ये इफ DNH3 इतना द वैल्यू ऑफ DH2 बाई ये इतना। ठीक है, तो आपको फिर से वही रेट लॉ वाला सवाल देख रहे हो ना, रेट लॉ वाले सवाल 2-3 बार यूजिलाइज वो EA पे। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप बदल नहीं सकते हो ना रिएक्शन की बिना कैटालिस्ट चेंज किए। एक्टिवेशन एनर्जी, नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, आप एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी ना बदल दोगे, और उसमें कहीं दिया भी नहीं था। उसमें जितने चेंजेस बता रखे थे उस हिसाब से तो खाली टेम्परेचर था ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन N2 3H2, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? माइनस dN2/dt विल बी इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये कुछ कांस्टेंट आएगा। अब गिवन है dNH3/dt कितना दे रखा है आपको? 2 × 10⁻⁻⁴ दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है। तो यहां से अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशंस से, सो आपका -dH2/dt कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3/2 dNH3/dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सो 3/2 dNH3/dt की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये कौन सा ऑप्शन हमको सही दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, सो इसी के साथ मैं ये वाला लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग ज़रूर जाइए अगर आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज प्लस सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट जैसा आपको ये यूट्यूब पे दिखता है। ठीक है, यूट्यूब से बहुत ही डिफरेंट है। और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग ये जितने भी PDFs हैं, जितने भी ये लेक्चर्स हुए, इनकी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ डालिएगा केमिस्ट्री बाय शुभम श्रीवास्तव सर, आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक फीडबैक फॉर्म भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो उसको भी कर दीजिएगा। और मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, ठीक है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो 11 बजे से 12 बजे तक होती हैं मॉर्निंग में, 11 AM to 12 PM। आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। वहाँ पर मैं ऑर्गेनिक का सीरीज़ चला रहा हूँ, जैसे ही आपका यहाँ पर फिजिकल का चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फ़ायदा मिलेगा आपको। ओके, सो आई होप आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, सारे के सारे लेक्चर। और इसके अलावा आज शाम को
7 to 8 PM लेट्स क्रैक नीट यूजी पे भी लेक्चर है, ठीक है। सो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए, वहाँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज मैं लैटिमर डायग्राम्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लैटिमर डायग्राम्स पे सवाल बहुत आते हैं, तो आप लोग लैटिमर डायग्राम के लिए अगर देखना चाहें तो उस चैनल पे ज़रूर आ जाइएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग मेरी बात फॉलो करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। आप लोग जाइए टेलीग्राम लिंक से ये पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और जितना पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल अपना केमिकल काइनेटिक्स का पीवाईक्यू पार्ट 2 हम लोग 3 से 4 करेंगे। 11 से 12 हम लोग क्या करेंगे, 11 से 12 हम लोग जो स्पेशल क्लासेस है वो करेंगे। और आज शाम 7 से 8 हम लोग क्या करेंगे, लैटिमर डायग्राम और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।